बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो अवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं अजीम राना। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरवाफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। दिन का आगाज़ आपका मुस्बत सोच के साथ भरपूर अंदाज में हुआ होगा। आजकल चूँकि मुल्क भर में गर्मी की शिदत में इजाफा होता जा रहा है और हीट वेव का खदशा है 27 तारीख तक, और बल्कि कई शहर जो हैं वो इस हीट वेव की जद में भी हैं। तो ऐसे में हमने सोचा कि आज अपने प्रोग्राम के आगाज़ में एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं जो आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगी। और वो ये कि ज़्यादातर हमने देखा है कि लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए ठंडा पानी पीते हैं, या ज़्यादा जब गर्मी होती है तो वो ठंडा पानी पीते हैं। पानी से ही लेकिन सुकून मिलता है कहते हैं। बिल्कुल, लेकिन शहर बानो इसके नुकसानात हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अगर आप ज़्यादा अरसे तक ठंडा पानी पिएँ ओह, तो आपको नुकसान हो सकता है। और वो अच्छा। इस तरह से कि ठंडा पानी आपका जो मैदा है उसको डिस्टर्ब कर देता है, मैदा सिकुड़ जाता है, ग़िज़ा को हज़म करना मुश्किल हो जाता है, और फिर ठंडा पानी पीने से माइग्रेन की शिकायत भी बढ़ जाती है। तो ये कुछ मसाइल हैं जो ठंडा पानी पीने से सामने आए। इसके अलावा निज़ाम तनफ़ुस के मसाइल पैदा होते हैं, और माहिरीन भी कहते हैं कि सादा और गर्म पानी पीना चाहिए। इससे दो फ़ायदे होते हैं, एक तो आप हाइड्रेटेड रहते हैं ज़्यादा लंबे अरसे तक, और दूसरा आपको प्यास कम लगती है। लेकिन पता नहीं अजीम, आपने बहुत ज़बरदस्त रिसर्च जो है बताई है और मेरे ख्याल से सुनने वालों को कुछ चीज़ें तो पहले से पता होंगी। हम सबको पता है कि ठंडा पानी जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं है, हार्ट को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। लेकिन सख्त गर्मी से आकर जब तक आप ठंडा पानी नहीं पीते ना, आपको ऐसे लगता है कि आप मर जाएंगे, सही बात बेहोश है। हो जाएंगे। ठंडा पानी पीते एक रिलीफ मिलता है, व्हाट अ रिलीफ। लेकिन शहरबानो एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, लेकिन प्यास नहीं खत्म होती। हर वो चीज़ जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है ना, उसमें उतनी ही अट्रैक्शन है। ये आपने ये नोटिस किया है? बिल्कुल ऐसे है, उतनी ही अट्रैक्शन है, उतना ही टेस्ट भी है। सही बात है। फास्ट फूड को देख लें, फास्ट फूड में इतना टेस्ट पाया जाता है और और कहा उतना ही जाता है कि वो सेहत सेहत के लिए मुज़र खतरनाक है। है। तो बहरहाल जी, गर्मी बढ़ रही है, अपना ख्याल रखें, गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। और पीक आवर्स जो बताए जाते हैं दिन 11 से दोपहर 3 बजे तक, इस दौरान सूरज की शिद्दत ज़्यादा होती है। इस दौरान आप परहेज़ करें। अगर आपको बाहर जाना ज़रूरी नहीं है तो मत जाएँ, अगर जाना ज़रूरी है तो अपना सर ढाँप लें और ठंडी जगह पर बैठें। और साथ ही साथ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये एहतियाती तदाबीर भी बता रहे हैं कि खुदा ना खास्ता आपके इर्द-गिर्द कोई शख्स हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाए या आप खुद हो जाएँ, तो कोशिश करें कि जल्द अज़ जल्द आप किसी ठंडी जगह पर पहुँच सकें, और फिर प्रॉपर डॉक्टर की राय लें और बिल्कुल, डॉक्टर से आगे मशवरा बढ़ते हैं। करें। अब अगली खबर शेयर करते जी, हैं। जी। अगली खबर जो है वो है नामे से पुर्तगाल और स्पेन में शहाब साकिब का हैरत अंगेज मंजर देखा गया, जिसे देखने वालों ने बहुत खुशी से देखा और वह हैरान भी हो गए। आप शहाब साकिब का पता है आपको क्या होता है? नहीं जी, मुझे नहीं पता, प्लीज़ टूटा बताएँ। हुआ तारा जिसको हम कहते हैं, टूटा हुआ तारा आम जबान में कहते हैं, असल में उसका नाम शहाब साकिब होता है और वो वो तारा जिसे नहीं होता। दुमदार सितारा भी कहा दुमदार जाता है? सितारा भी कहा अच्छा, जाता है, अच्छा, और अच्छा। वो सितारा नहीं होता। उसकी है बड़ी लंबी रिसर्च है कि वो कोई पत्थर हाँ, नुमा ये चीज विजुअल्स होती है ये जो मैं वाओ स्क्रीन पे देखा है। ब्यूटीफुल, हो और ये ये इतना खतरनाक होता है अगर ये किसी आबादी के ऊपर गिर जाए तो वो आबादी जो है वो खत्म हो सकती है। तो इसलिए और ये भी कहा जाता है कि इसके अंदर सोना भी पाया जाता है। खैर तो जब मानो ये किसी वीडियो स्टेट को ये देखें। मिलता है, रोशनी चेक करें आप कितनी, और हाँ, इसकी मैं वही आवाज देख रहा हूँ इससे भी कि ज्यादा होती पूरा है। आसमान का मंजर बदल गया बदल है, गया रंग है। बदल गया है। और ये बड़े लकी लोग हैं जिन्होंने ये ये वीडियो बना ली है और वीडियो देखा है, बना ली जिन्होंने और अपने देखा है। सामने ये नज़ारा देखा है। और इस तरह के बहुत से मनाजिर जो है इससे पहले बहुत सालों में देखे जा चुके हैं। कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। पाकिस्तान में ये अभी देखे गए हैं। स्पेन में आसमान से ज़मीन की तरफ आते हुए शहाब साकिब का ये हैरत अंगेज़ मंजर देखा गया। अच्छा, ये स्पेन में ही देखा गया, जो खुशकिस्मती से बहुत से कैमरों में रिकॉर्ड भी किया गया। और ये भी कहा जाता है कि शहाब साकिब जब ज़मीन पर आते हैं, यानी ये सितारे नहीं होते, ये पत्थर होते हैं, स्पेस से जो आते हैं वो बहुत ख़तरनाक भी होते हैं और आबादी में नहीं गिरने चाहिए, ये दुआ करनी चाहिए। और इसमें से जो खालिस सोना है ना वो भी निकलता है। देखिए, अब जिनको मिला है उनकी तो चांदी होना, ज़िंदगी उनकी सोना सोना और जी चांदी बिल्कुल, चांदी हो गई है। लेकिन दूसरी जानिब सियासी हालात अगर हम उसकी तरफ नज़र दौड़ाएं तो हम्म। ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पे कुछ सोना सोना और चांदी चांदी है। वहाँ पर तो तू और सूना मैं सूना, सूना वहाँ पर सूना, सूना सूना बिल्कुल है। सूना सूना लग रहा है। और मुल्क के हालात की बात करते हैं, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। पीटीआई रहनुमा परवेज़ इलाही की रिहाई के बाद अब तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनुमा भी मंजर-ए-आम पर आने लगे हैं, और कई दिन की रूपोशी के बाद हमाद अज़हर हमने देखा है कि वो मंजर-ए-आम पर आए हैं, और उन्होंने कहा है कि जी बानी पीटीआई ने तमाम रूपोश रहनुमाओं को ये पैगाम भिजवाया है, और मुराद सईद समेत तमाम जो रूपोश रहनुमा है वो जल्द मंजर-ए-आम पर आएंगे। और इसके साथ ही हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन भी मुतहरिक हो चुकी है, और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें शुरू हो गई हैं। इतलात ये हैं कि जून में मौलाना की क़यादत में मुत्तहिदा अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ बड़ी तहरीक शुरू करने जा रही है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर शहरबानो तज्जिया ले लेते हैं। बिल्कुल, इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर पार्लियामेंट से जजेस के एहतसाब की जो है आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं।
गुज़श्ता रोज़ सेनेट की कार्रवाई पे भी हमने देखा कि बात हुई, फैसल वावड़ा के हक में हुकूमती सेनेटर्स ने आवाज़ उठाई और अदलिया से गिले शिकवे किए। सेनेटर्स के गिले शिकवों को आप कैसा देख रहे हैं? देखें, ये एक पैटर्न है गिले शिकवे का। जी और जो जिस तरीके से गुफ्तगू शुरू हुई, पहले 6 जजेस का खत आया इकट्ठे होके, वो साल की शिकायतें, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में केस लग गया, फिर वहाँ पे भी गुफ्तगू शुरू हो गई और फैसल वावड़ा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस दागने के बाद अत्तर मिनल्ला साहब ने उनको प्रॉक्सी, नाम लिए बगैर, मैं तो कहूँगा कि उन्होंने भी नाम नहीं लिया, इन्होंने भी ये भी कहते हैं मैंने भी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जाहिर है उस वक्त तक सिर्फ एक ही हुई थी इनकी फैसल वावड़ा की, तो उन्होंने प्रॉक्सी कह दिया, जिसपे फिर काम शुरू हुआ और PMLN MQM सारे हुकूमती तादी आके खड़े हो गए और गुफ्तगू शुरू कर दी। बहरहाल एक अनफॉर्चुनेट सिलसिला शुरू हो गया है कि अदलिया और मुकन्नना दोनों आमने सामने आके खड़े हो गए हैं जी और मुख्तलिफ आवाज़ें दोनों इदारों में मौजूद है। लेकिन असल इशू ये है कि लोगों के मसाइल हल होने चाहिए। पार्लियामेंट ने अगर कुछ करना है तो अपनी कानून साजी कर लें, एग्जैक्टली। बजाय तकरीरें कराने के। आप तौहीन अदालत का कानून खत्म करना चाहते हैं, कर दें, फिर वो तशरीह तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही जानी है। आप बता रहे हैं दुनिया में खत्म हो गया है, तो फिर उस तरह एक सॉलिड कानून बना लें। दूसरी तरफ अदलिया की तरफ से बिल्कुल ठीक है कि दायरा जब सुओ मोटो हुआ है और अब वो केस काजी साहब के पास आएगा जब दोबारा, और उसके अंदर जवाबात आएंगे, तो उसके अंदर दो चीजें बड़ी अहमियत की हामिल हैं कि जजेस की तौहीन के हवाले से जो मुबैना रिमार्क्स हैं और या मुबैना तौहीन है, उसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट कर देगी। लेकिन ये जो मैंने कहा कि लोगों के मसाइल के हल के लिए पार्लियामेंट और मुकन्नना को मिल के काम करना चाहिए था। मुझे बताएं कि जो 2.5 लाख से ज्यादा मुकदमात आम आदमी के साल हर साल से लोअर जुडिशरी में पड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके, सुप्रीम कोर्ट में 57,000 है, ये इसके ऊपर क्यों कोई चीफ जस्टिस, ये आज का मसला नहीं है कि ये कादी फायद ईसा या चारों हाई कोर्ट्स के रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिस जो अब बैठे हुए हैं इनके दौर में ये काम शुरू हुआ है। लेकिन ये सब अपनी अपनी जगह पे हाई कोर्ट्स में आए और फिर चीफ जस्टिस राना साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, तमाम इदारों में कहीं ना कहीं बेहतरी की गुंजाइश बेशक मौजूद है। ये कहिएगा कि फैसल वावड़ा की जैसे बात कर रहे हैं, उनकी तकरीर की बात कर रहे हैं, एमल वली खान ने भी दूसरी जानिब जवाब देते हुए कहा है कि जी जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, उन्हें जुडिशरी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, वो खुद इनकी एक तकरीर मौजूद थी, फिर माजरत हुई जब इब्राहिम साहब थे वहां पेशावर हाई कोर्ट में, जो रिटायर हो गए चीफ जस्टिस। दूध के धुले हुए किसी भी पार्टी के ये सारे नहीं हैं। अपने अपने जब मामलात और मसाइल होते हैं सब इसी तरह बात किया करते हैं। कल जो सेनेटर हैं JUI के, जो साबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी हैं, वो भी यही बात कर रहे थे कि गलत बात है। लेकिन उन्हीं की पार्टी के कायद मौलाना फजलुर रहमान, आपको पता है ना, कामरान मुर्तजा उसी पार्टी में है। वो जब जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जुलूस लेके आ गए थे। तो ये मैं बस एक छोटी सी मिसाल ये दी है कि हर सियासी जमात, हर सियासी लीडर अपने वक्त के पे इसी तरह की तकरीरें करते हैं। चूंकि मामलात को हल नहीं किया जाता, ना अदलिया की तरफ से किया जाता है, ना पार्लियामेंट की तरफ से किया जाता है, और पार्लियामेंट के साथ ही एग्जेक्टिव मौजूद होती है, तो मसाइल जन्म लेते हैं। राना साहब, आपको लगता है इस तरह इदारों के साथ मुआज़राई के बाद या इस तरह की जब कंफ्यूजन होगी तो अब जो हुकूमती अमूर हैं वो भी कहीं ना कहीं जैम होकर रह गए हैं? नहीं, वो तो फिर देखे ना, अदलिया के पास तो है ना बहुत कुछ स्टे करने का। जैसे हर वजीर आजम ये शिकायत करता है कि हमारे इतने अरब रुपए के टैक्स के केसेस सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में मौजूद है, और अगर ये मिल जाए तो हमारा मसला हल हो जाए। असल में होना ये चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद है कि एक स्टे खास मुद्दत से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन खुद जब सजा देना मकसूद थी कि शहबाज शरीफ को, तो ऑरेंज ट्रेन पे एक स्टे रखा कोई तकरीबन 1 साल, और जब फैसला महफूज किया तो 9 महीने के बाद अनाउंस किया, ताकि वो पॉलिटिकली, ज़ाहिर सियासी घूमते हैं, सियासी फायदे के लिए भी कर रही होती है और आम आदमी का उसमें काम ही हो रहा होता है ना। तो जब आपने ऑरेंज ट्रेन में, वो कोई शहबाज शरीफ की जेब से तो नहीं पैसे गए ना, जितना इंटरेस्ट रेट पे किया वो हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब ने, आम आदमी के जेब से ही निकलता है ना पैसा, तो जो आता है कोई घर से तो नहीं लाता। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसपे बैठ के आज वक्त है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़े अच्छे अंदाज से पार्लियामेंट के सुप्रीमेसी की भी बात करते हैं, उसको मानते भी हैं, और उन्होंने उस दिन भी यही बात कही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंसों की जरूरत नहीं है। तो उसका मतलब ये ले लिया गया कि फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसों की जगह पे यहाँ पे खूब तकरीरें शुरू करें। लेकिन अब एक ये लड़ाई तो शुरू हो चुकी है, जिसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट
इंतजामिया, मुकन्नना, अदलिया सब कूद पड़े राना हैं। साहब, आपने भी लड़ाई का तो जिक्र आम किया, आदमी तो तो रह गया। इस लड़ाई के दौरान एक कानून साजी की अहमियत जो है वो भी सामने आ रही है, और आपको क्या लगता है कि ये हो पाएगी इस हालात में जहां पर दोहरी शरीयत रखने वाले शख्स को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज तैनात करने पर पाबंदी से मुतल्लिक ये आईनी तरमीम है? नहीं देखें, अब ये वो आईनी तरमीम का मुतालबा नूर आलम खान ने किया जो JUI से हैं, जिनको क़यादत देने के लिए PTI की पूरी क़यादत कल उनके घर गई हुई थी मौलाना फजलुर रहमान के, और उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी हमें बहुत कुछ चेक करना है बाहमी एतमाद के लिए। मुलाकात तो हो गई, ठीक। तो आप अंदाजा कर लेना कि वक्त कहाँ कहाँ से किसको गिराता है। तो अगर दोहरी शरीयत के ये बिल वो बतौर पार्टी पेश कर रहे हैं या आज़ाद हैसियत में, क्योंकि है तो वो JUI के मेंबर, सही। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल पे डे पे जब बिल जमा कराते हैं, तो ये तो 2 दिन का काम है। आईनी तरमीम आपको तो करनी राना पड़ेगी। साहब, आप दोहरी हुकूमत शरीयत पे 2 कर दें। तिहाई अक्सरियत के बगैर बिल में तरमीम करवा सकती है? नहीं, मैंने यही बात कही ना कि जो जी, जी। PTI JUI के पास पहुंची थी और JUI के रुकने कौमी असम्बली ये बिल पेश कर रहे हैं, तो फिर मिल जाए। अगर आप सही। समझते हैं कि दोहरी शरीयत का, क्योंकि आला अदलिया ने मना किया, कानून साजी हो गई कि कोई रुकने पार्लियामेंट नहीं बन सकता जो दोहरी शरीयत का हामिल होगा, तो ठीक बात है ना। अगर वो वहां नहीं हो सकता तो अदलिया में भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अगर ठीक आप ये है। समझते हैं कि ये करना है तो फिर बैठ जाए, और यही वो बुनियाद हो सकती है जो ओवरऑल इस वक्त लड़ाई का है, जिसका नकारा आपने स्टार्ट में सुनाया कि खान साहब लोगों को सड़कों पे लाने की तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे है। तो भाई या तो फिर आप वहां कर लें तय सड़कों पे, तो और राना आप साहब, 25 हद मई तक को भी ये करके देख जो चुके हैं। केस सामने लेके आ रहे हैं, जो मंजूर करवाने लगे हैं, ये सारा इसके खिलाफ अपोजिशन और सहाफ़ी तंजीमें सरापा एहतजाज हुई हुई हैं। पंजाब हुकूमत को एमरजेंसी में हद तक इज़्ज़त बिल मंजूर करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, और सिर्फ पंजाब में ही क्यों हो रहा है ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे मरियम नवाज को जाती तौर पे, फैमिली के तौर पे, पार्टी के तौर पे जिस तज़हीक का सामना करना पड़ा, जो PTI के दौरे हुकूमत में, और उनके अपनी वालिद और चचा की, मैं 17-18 की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से एक सोशल मीडिया वॉर उस वक्त शुरू की गई थी और मुसलसल रही थी, उनको भी बैन किया गया कि जी लेकिन आप मरियम नेशनल नवाज मीडिया साहिबा पे तो नहीं आ पहले इस सकते। तरह के तमाम जो बिल थे उनकी खिलाफ वर्जी करती जी। थी। अब जी, क्यों मैं सपोर्ट आपको में? बात जी। मैं बात कर रहा हूँ कि जी। उन्होंने ये समझा, ये उनका है कि ये होना चाहिए। बुनियादी तौर पे इसके ऊपर जो सवालात आ रहे हैं कि ये इंसानी हकूक से टकराता है, इसमें कुछ शिकें ऐसी हैं जो दुरुस्त नहीं है कानून की और इंसानी हकूक की, तो ठीक है, आपके और हमारे सबके पास रास्ता मौजूद है कि हम कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाएं। ये लाहौर हाई कोर्ट में जाएगा, जहां पहले ही वो तो कहते हैं गवर्नमेंट, जो आपको पता है ना, उन्होंने मोटर बाइक पे क्या तबसरे किए थे एक जज साहब ने, जी जी। तो 1 मिनट में स्टे मिल जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है, ये सबके सोचने की बात है। लेकिन जब ये सारी इंसानी हकूक, जर्नलिस्टों की तंजीमें बात करती हैं, इन सब के लीडरों के पुराने बयानात जैसे सियासतदानों के उठाते हैं, आज के लंबरदारों के उठा लें तो ये यूके में जो डेफिमेशन लॉ है उसकी हिमायत करते हैं। तो कम से कम उस तरफ आ जाना चाहिए हुकूमतों को भी और हम मीडिया वालों को भी कि हम किसी की इज्जत उछालने का हिस्सेदार ना बन रहे हों, और हमारे पास जो ठोस शवाहिद हों उसके मुताबिक हम बात करें। हमारे बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स जो हैं पाकिस्तान में खबरें चलाते हैं और उनके यूके के बुलेटिन में वो खबर शामिल नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि वहाँ हज़ारों पाउंड जुर्माने देने पड़ते हैं। सही। यही चीज हमें भी चाहिए है लेकिन कि राना साहब, हम सोशल जब मीडिया पे क्या करेंगे? आजादी सोशल हम मीडिया जब तो आजाद आजादी है। की एक मिनट जब हम आजादी की बात करते हैं तो हमें अपनी आजादी के साथ दूसरी की आजादी का भी ख्याल रखना होगा, और अगर हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद है तो हम करें। अब आप आ जाए सोशल मीडिया पे, जाहिर है कि ये एक फिनोमिना है, लेकिन इसके ऊपर पूरी दुनिया में कानून साजियां हो रही हैं, कोई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही। हाँ, उसका तरीकाकार मुख्तलिफ हो सकता है कि जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं आप उनको कैसे करेंगे, और Exactly. उनके लिए आप क्या ला लाएंगे, क्या कानूनन आप उनको पाकिस्तान ला सकते हैं, या आप उनके पासपोर्ट को मनसूख करेंगे, जो मुसलसल खिलाफ वर्जियां करेंगे। वो चीजें बिल्कुल पब्लिक होनी चाहिए, कानून की किताब में ले आनी चाहिए कि जी अगर आप बैठ के पाकिस्तान की सिक्योरिटी, सलामती और इन इश्यूज पे बात करते हैं और वहां बाहर बैठने का एक आपको इस्तेकाक है कि आप बाहर बैठे हैं और आप उसका फायदा लेना चाहते हैं, सही। उसके लिए गुफ्तगू भी होनी चाहिए, बहस भी होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये कह के कि जी सोशल मीडिया को कैसे काबू करेंगे कि कोई कानून ही ना बनाया जाए,
ये भी गलत होगा। ये राणा भी साहब, गलत होगा कि आप कानून सबको रगड़ दें। डिफेमेशन लॉ बिल्कुल होना चाहिए और जो लोग बगैर किसी सबूत के इल्जाम लगाते हैं बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात तो सब कहते हैं, इस बात से तो सब एग्री करते हैं, डिफेमेशन लॉ होना चाहिए। लेकिन ये जिस तरह से कानून साजी जितनी जल्दबाजी में की गई, इसकी हैयत के ऊपर क्वेश्चंस किए जा रहे हैं कि जो ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा उसकी मराद सब हुकूमत तय करेगी और फिर जल्द अज जल्द इस मामले को निबेड़ना भी होगा, जो भी अंडर सब जुडिस होगा। जब मराद हुकूमत से मिलेंगी तो फिर ऑब्वियसली वो किस तरह से न्यूट्रल डिसीजन आएगा, इस पर बात हो रही है। मुझे बताएं कि मराद किसी भी चीज की कौन तय करता है? हुकूमत वक्त ही करती है ना भाई। आप जब भी कोई चीज बनाएंगे, किसी अफसर को अपॉइंट करते हैं, यहाँ सिर्फ अदलिया में थोड़ा सा फर्क आ गया। तनख्वाहें तो हुकूमत ही करती है, लेकिन वो आज खुद कर देते हैं। हमें इतना जुडिशल अलाउंस चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। मैं अदलिया पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन ये बराबरी की जो बुनियाद की बात है, तो फिर सारे सरकारी मुलाजमीन के लिए अदलिया को चाहिए कि एक ही जैसी डिमांड करें। जैसे कहते हैं ना जी, प्लाट दे दो तो फिर सबको दे दो ना। फिर एक मखसूस तबके को ना दें, जर्नलिस्टों को ना दें, जजों को ना दें, सरकारी अफसरों को ना दें, आम आदमी को भी दें। और फिर राणा साहब, सबको रिहायशी सहूलियात चाहिए। और जो मामला ज़ेरे बहस है इस तरह उस कह देने से बात नहीं हो सकती। सर, जो मामला ज़ेरे बहस होगा या जिस पे एतराज़ होगा अग्रीव पार्टी को, वो मामला बाद में मीडिया में डिस्कस नहीं हो सकता जब तक उसका कोई नतीजा नहीं आएगा। इस शिक को आप कैसे देखते हैं? देखिए, यही वो बात है जो मैं कह रहा हूँ कि इन सबको जैसे तमाम तंजीमों ने अनाउंस किया हुआ है, अब ये हवा में है, मौजूद बिल है, गवर्नर जब तक साइन करेंगे उसके बाद ये कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद इसे चैलेंज किया जा सकता है, इस पे स्टे लिया जा सकता है, जो हमारे यहाँ एक मामूल की बात है। कोई ऐसा मसला नहीं है कि जब लोग जाएंगे अपने पॉइंट्स उठाएंगे, लाहौर हाई कोर्ट में जाते हैं, वहीं पे जाना पड़ेगा क्योंकि पंजाब असम्बली ने कानून बनाया है, तो वहां से जब स्टे हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली हुकूमत को भी उन शिकों को डिफेंड करना पड़ेगा, जिसको हम सब समझते हैं कि ये बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ हैं, इसमें जुर्माने बहुत ज्यादा हैं, तो उसका वो डिफेंस देंगे। जिन्होंने लड़ना है वो बताएंगे कि, तो ये वहीं पे जाके तय होगा। हमारे यहाँ तो सारे मामला जाते हैं अदालतों में तय होते हैं। सावी बिरादरी जो एहतजाज कर रही है इस बिल की मंजूरी पर, उनका कहना है कि आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी लगाई जा रही है। आप इससे मुत्तफिक हैं? नहीं, देखें, उसके अंदर हदूद क़यूद, मैं तो इस बात से मुत्तफिक होता हूँ कि सब चीजें इत्तेदाल में होनी चाहिए। ना हमें मादर पिदर आज़ादी चाहिए और ना हुकूमतों के पास इस कदर इख्तियारात होने चाहिए कि आप बोलने भी ना दें और लिखने भी ना दें। दोनों चीजों में रास्ता इत्तेदाल का होना चाहिए और अब वो कोर्ट में राणा साहब, इत्तेदाल का रास्ता होना चाहिए। माजरत सर, वक्त की किल्लत है, जाते जाते वही खबर जिसके इब्तदाई में हमने जिक्र किया था और जो बड़ी अहमियत के हामिल भी है, रूपोश रहनुमा पीटीआई के मंजर आम पर आना शुरू हुए हैं। क्या लग रहा है, कोई यूनाइटेड फ्रंट बनने जा रहा है हुकूमत के खिलाफ? देखें, बनना चाहिए। अगर आप आम आदमी की जंग लड़ना चाहते हैं और IMF के जो टैक्सेशन आनी है, तो आप उसका सियासी फायदा उठाएंगे ना। बजट तो IMF के डिक्टेशन पे बन रहा है, उसमें तो कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा हुआ है कि हमें ये चीजें चाहिए, उसके बाद हम आपके साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लेंगे। अच्छा, अपोजिशन जो है उससे भरपूर फायदा उठाने के लिए सरगर्म है कि हम वो वक्त होगा जब हम तहरीक उठा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि जो जिमनी इलेक्शन मुल्तान में हुआ है, वहां PTI का वोटर कहाँ था? वहां से तो नहीं ये शिकायत आई ना कि क्या हुआ है। वहां पे ये नहीं हुआ कि जी रिजल्ट बदल दिए गए। जब आपके साथ लोगों ने फुल खुल के 8 फरवरी को वोट दिया, उसमें कमी आई। आपके रुपोश रहनुमा क्यों नहीं आए थे? अब सामने आ रहे हैं कि ये सारे के सारे 25 मई को सब सामने थे 2022 को, और इमरान खान क़यादत कर रहे थे। KP में गवर्नमेंट उस वक्त भी PTI की थी। सवाबी में मोटरवे पे वो 2 घंटे खड़े रहे कि लोग आए, लोग नहीं आए थे। अब देखना पड़ेगा कि क्या लोग अब आएंगे। अब भी आज मई का इख्तिताम होने की तरफ हम जा रहे हैं, जून में दाखिल हो रहे हैं। जून में ये एहतजाजी तहरीक ला रहे हैं, गर्मी मजीद बढ़ने वाली है। उस गर्मी में, सियासी गर्मी को जब आप टेम्परेचर मजीद देंगे और फिर कितनी हिद्दत पे ला सकते हैं, ये देखना पड़ेगा कि कितनी बड़ी तहरीक ये बर्पा कर सकते हैं। अब मुश्किल बढ़ेगी हुकूमत के लिए, क्योंकि IMF के जो मिशन था वो तो स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले ही चला गया और उन्होंने बोला है कुछ कानून साजी बाकायदा करनी पड़ेगी। जो अमेंडमेंट्स वो चाहते हैं, जो इकदाम वो चाहते हैं हुकूमत करे, तो अपोजिशन तो साथ नहीं देगी। नहीं, उसमें अपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। बेशक खान साहब ने ये कह दिया है कि हम बजट पास नहीं होने देंगे। जो कानून साजी है वो फाइनेंशियल इश्यूज पे है, जो कि सिर्फ कौमी असम्बली करती है, और सेनेट में भी गवर्नमेंट को अक्सरियत है। 2/3 का इशू है सिर्फ, 2/3 कोई कानून साजी में नहीं, वो आइन साजी में होती है कि आइनी तरमीम आपको करनी हो, तो वो गवर्नमेंट कर लेगी। क्योंकि जब वो आप इम्प्लीमेंट कर देंगे कि आपने एग्री किया है IMF के साथ कि हम ये कर देंगे, उसके बाद स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट भी हो जाएगा। क्योंकि 3 साल का हम प्रोग्राम चाह रहे हैं। अभी तक तो कोई ऐसी इतला नहीं है कि आप उसे ये समझे कि IMF छोड़ के बीच में चला गया। उन्होंने बजट के ऊपर दस्तावेजात आपस में तब्दील कर लिए हैं
कि ये चीजें ठीक कर लें। उनके ख्याल में ये पाकिस्तान की मईशत को आगे चल के लॉन्ग टर्म ठीक करेंगी। हमारी नजर में ये है कि वो हमारे ऊपर चलिए, बम हमारे बरसेगा। राना साहब यही दुआ है कि तमाम गवर्नमेंट मामला देखते जो हैं हैं क्या वो होता है। ठीक हों, आवाम को रिलीफ मिले। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और अपना तज्जिया दिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खेल के मैदान की। तो कौमी टीम का वर्ल्ड कप से पहले बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला T20 मैच मनसूख हो गया। ये मैच इंग्लैंड के शहर लीड्स में खेला जाना था, ताहम मुसलसल बारिश की वजह से मैच बगैर टॉस के ही खत्म हो गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच हफ्ते को बर्मिंघम में खेला जाएगा। अदादो शुमार के मुताबिक अब तक पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 29 T20 मैचेस खेले गए हैं, जिनमें से 19 में इंग्लिश टीम फाते रही, जबकि ग्रीन शर्ट ने सिर्फ 9 मैचेस ही जीते हैं। एक मैच बगैर नतीजा खत्म हुआ है। तो इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्पोर्ट्स तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अवैस मौजूद हैं। मोहम्मद अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान ने इससे पहले न्यूजीलैंड की बी टीम, फिर आयरलैंड से मुकाबला किया। आप वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, तो ये कौमी टीम के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? अस्सलाम वालेकुम। देखें, एक तो बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले सबसे ज्यादा सीरीज मिली है एज कम्पेयर टू किसी और कंट्री की अगर बात करूं। आपने आयरलैंड के खिलाफ भी खेला, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, आप इंग्लैंड के खिलाफ खेले। एक अच्छी बात यहाँ पर है कि इंग्लैंड का पूरा स्क्वाड यहाँ पर मौजूद है, जो कि आपके लिए टेस्टिंग जरूर टाइम यहाँ पर होगा। इंग्लैंड एक अच्छा हंटिंग ग्राउंड जरूर पाकिस्तान के लिए रहा है। कुछ अच्छी यादें भी हैं पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी वाली, कुछ बुरी यादें भी हैं पाकिस्तान की, जैसे आप परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे थे। तो एक सबसे बड़ा जो सबको बेसब्री से इंतजार है, वो आपको भी है, मुझे भी है, वो पाकिस्तान टीम की अनाउंसमेंट है, क्योंकि कल डेडलाइन है टीम की अनाउंसमेंट, किस तरीके मैच खेला जाना है। अभी तक इस टीम की अनाउंसमेंट हो ही नहीं है। बाबर आजम तो बड़े कल मीडिया टॉक में जो परसों हुई थी उसमें भी उन्होंने कहा कि कॉम्बिनेशन उसको फाइनल कर लिया गया है। और वर्ल्ड कप के लिए देखने वाली बात है कि मोहम्मद अवैस, बाबर आजम ने ये भी कहा कि वो 1 डाउन खेलेंगे। ओपनर फिर कौन कौन होंगे आपके अंदाजे के मुताबिक? अब देखें, मैं ये बड़ी बहस लगी हुई इस वक्त। मुझे आपको पता है कि सब लोग ये बात मैं भी करता था कि बाबर को शायद मिडिल के अंदर आके थोड़ा सा मिडिल को स्टेबिलिटी देनी चाहिए। और अच्छी बात है बाबर आजम 1 डाउन पे आ रहे हैं, लेकिन ओपनिंग डिपार्टमेंट का जो अब एक इशू चलता हुआ रहा है, साइम अयूब, बाबर आजम, रिजवान एक बड़ा सेट प्लेयर था आपके पास, बड़ी उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुई, बाकी मामला भी, आपने उसको चेंज किया। आप साइम अयूब को यहाँ पर लेके, साइम अयूब की बात करें, एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है, लेकिन इनकंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंट उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं रही साइम अयूब की। और इंग्लैंड जैसी सीरीज की बात करूं जहां पर आपके नर्व्स भी टेस्ट होंगे, जहां पर वो कंडीशंस नहीं है, बॉलर्स भी थोड़े से डिफरेंट हैं, तो साइम अयूब लिटरली टेस्ट होंगे। मैं बार बार इसलिए बात कर रहा था कि मैं बड़ा इस चीज पे स्ट्रांग मेरा था बिलीव के शायद पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से पहले चेंज हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो पिछला मैच, जो कल वाला मैच हुआ बारिश की वजह से, वो हो नहीं पाया, क्योंकि वो बेस्ट एक चांस था कैरी कर्स्टन के लिए कि वो अपने प्लेइंग जो प्लेयर्स हैं उनको अपना आई वॉच कर सकते कि यार कौन सा प्लेयर आपको लग रहा है कि तगड़ा होगा वर्ल्ड कप के लिए कैरी करने के लिए। तो बहुत सी चीजें इस वक्त चल रही हैं। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो आजम खान, उस्मान खान पे बहुत ज्यादा डिबेट होती है कि उस्मान खान को अगर आपने कैरी किया तो आखिर करना क्या है, उसको आप चांसेस नहीं दे रहे, क्या उसको आपने लेके वर्ल्ड कप के लिए जाना, नहीं जाना। क्योंकि जब आपने उसको न्यूजीलैंड सीरीज में फ्लॉप हुआ, मानता हूँ, आपने उस सीरीज में उसको ड्रॉप किया जहां पर आप उसको कॉन्फिडेंस दे सकते थे, वो की आयरलैंड की सीरीज। आपने उसको पूरी आयरलैंड सीरीज में वायर पे के रखा। अब आप उसको उस सीरीज में अगर आप उतारते हैं जो कि इंग्लैंड की सीरीज हो, की जो टफ कंडीशंस आसान नहीं होती किसी नए प्लेयर के लिए, पता है मुझे वो आएगा, अगर परफॉर्म कर जाता है उस कंडीशन में तो एक छक्का उसके लिए, लेकिन जहां पर वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो उसके लिए प्रेशर सिचुएशन भी बन जाएगी। तो अवैस, ये भी इंग्लैंड के साथ जो सीरीज अभी जा रही है, इसमें फतह या शिकस्त, ये दोनों सूरतें वर्ल्ड कप पे कितनी असरअंदाज हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए? देखें, वो ऑब्वियसली जब आपकी कोशिश होती है कि हम लोग एक विनिंग नोट के ऊपर जो सा सीरीज खत्म करें ताकि हम उसी कॉन्फिडेंस और उसी प्रैक्टिस के अंदर हम जाएं वर्ल्ड कप के लिए। सीरीज आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए, जैसे मैंने कहा कि एक अच्छा हंटिंग ग्राउंड जरूर है। जॉस बटलर भी ये बात कर चुके हैं कल के, अगर हेडिंगली पे मैच होता, ओवरकास्ट कंडीशन होती, तो पाकिस्तान के पास बड़ा एक डेडली पेस बॉलिंग अटैक आपके पास मौजूद था। जो ऑटोमेटिक सिलेक्शन मेरे भी ज़हन में थी, वो 4 की थी, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ, एक डेडली पेस अटैक आपको नजर आता है। Exactly. लेकिन पाकिस्तान का मसला वही है कि पाकिस्तान बड़ी अनप्रेडिक्टेबल टीम है वर्ल्ड कप के अंदर। आपके सामने कोई भी टीम T20 के अंदर आसान नहीं होती। यूएसए ने बांग्लादेश को हराया, आपने देखा होगा। नमीबिया बड़ा स्ट्रॉन्ग पैक्ट दिखाती है। पप्पू न्यूगिनिया की बात करूं जो वर्ल्ड कप खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, उनके लड़के ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं जाके क्लब क्रिकेट, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। आसान टीम कोई भी यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन एक अच्छा विनिंग नोट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वर्ल्ड कप के कॉन्फिडेंस के अंदर आप जाएं वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो वैसे अभी प्लेयर्स टू वॉच के बारे में अगर आप बताएं, किन प्लेयर्स पे नजर रखनी चाहिए जो हमें जितवा सकते हैं? देखें, मैंने कहा ना कि आपके ओपनिंग डिपार्टमेंट में बड़ी डिपेंडेंसी है कि अल्लाह करे, मेरी ख्वाहिश है कि साइम अयूब आपको एक अच्छा प्लेयर नजर आए। वेस्ट इंडीज की कैरिबियन कंडीशंस उनके लिए बहुत अच्छी हैं कि
वहाँ पर वो खेलते हुए भी आए हैं, जमाइका के लिए वो खेलते हुए आए हैं और उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही, आजम खान की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं, उनको विकेट्स वो सूट करती हैं। लेकिन आपका सारा का सारा दारोमदार फिर मैं कह रहा हूँ वो मिडिल ऑर्डर है कि मिडिल ऑर्डर किस तरीके से आपकी इनिंग्स को आगे एक्सेलरेट करता है। फखर जमान मौजूद हैं, अच्छा आजम वैसे खान हमने मौजूद है, देखा उस्मान का कि मुझे पिछली सीरीज में भी और इसमें भी रोटेशन का अमल जारी है, तो क्या इंग्लैंड के खिलाफ भी रोटेशन जारी रहेगी? देखिए वर्ल्ड कप का स्क्वाड अगर आज वैसे अनाउंस तो हो जाना चाहिए क्योंकि कल डेडलाइन है। मुझे नहीं पता कि क्या कोई रिक्वेस्ट की जाती है कि अगले मैच तक वेट करें, वैसे होता तो नहीं है लेकिन लेट्स सी। लेकिन अगर वो स्क्वाड अनाउंस हो जाता तो फिर आपको रोटेशनल पॉलिसी थोड़ी बहुत नजर आएगी, लेकिन तो इनिशियल वजह पता लगी है कि क्यों अभी तक इन्होंने ऐलान नहीं किया स्क्वाड का वर्ल्ड कप के लिए? मैंने आपको कहा ना कि शायद हमें इंतजार था कल के मैच का हेडिंग लीग का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश होगी क्योंकि कल ये खबर आ रही थी कि वो मैच खेला जाएगा तो उसके बाद स्क्वाड का अनाउंस होगा। लेकिन आपने वर्किंग सारी की होती है। गैरी कर्स्टन की थोड़ा सा एक बात करूं, वो ऐसे कोच हैं कि किसी भी टीम को जो नॉर्मल टीम उनको लगे लिटरली वो हाथ नहीं डालते। उनको जब पता होता है कि इस टीम में स्पार्क है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वो कैरी करते हैं, उनकी रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं। एबी डिविलियर्स का ट्वीट मुझे याद है जब उन्होंने कहा था कि ऑल द टीम्स बी अवेयर, पाकिस्तान टीम इज अ डेंजरस साइड नाउ, क्योंकि गैरी कर्स्टन ने इनको ज्वाइन किया। वो बड़ा एक एक्सपीरियंस लेके आते हैं। वर्ल्ड कप टीम चैंपियन टीम के कोच भी हैं, आईपीएल के अंदर जो टीम चैंपियन उसके कोच भी हैं, तो एक बड़ा एक्सपीरियंस वो लेके आते हैं पाकिस्तान टीम में। लेकिन जो स्क्वाड मैंने कहा ना उतरेगा पाकिस्तान का जो दूसरे T20 मैच में होगा। चलें वैस हम तो दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस है गैरी कृष्ण का ये काम आए और हमारी टीम भी इंशाल्लाह ये सीरीज जीते इंग्लैंड से, बल्कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी आए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तानी हीरोज़ की। तो इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे हीरो मौजूद हैं जिन्होंने खिदमत खल्क की अजीम मिसाल कायम कर दी है। ये नौजवान मुआशी तौर पर खुद तो गरीब है मगर दिल का उतना ही अमीर है। तालीम से मोहब्बत में बड़े बड़े अमीरों को इसने पीछे छोड़ दिया है। हम बात करें पेशावर के एक रिक्शा ड्राइवर अरब शाह इनका नाम है। गुज़िश्ता 10 साल से लड़कियों को इल्म के जेवर से आरास्ता करने के लिए कोशां हैं और वो रोज़ाना तकरीबन सैकड़ों बच्चियों को मुफ्त पिक एंड ड्रॉप की सहूलत फराम कर रहे हैं, जिन्हें बड़ी बड़ी शख्सियात की जानिब से भी सराहा जा रहा है। तो आज वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं अरब शाह। कैसे हैं आप और किस तरह से ये मैनेज करते हैं आप? कितने बच्चियों को अभी तक आप मुफ्त पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे चुके हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। मैं तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 200 बच्चों को मुफ्त पिक एंड ड्रॉप दे रहा हूँ। मैं सुबह 20-25 ट्रिप करता हूँ और फिर दोपहर को इस तरह 20 ट्रिप करता हूँ। इसमें छोटी बच्चे भी है, गवर्नमेंट हाई स्कूल की बच्चे भी है और कॉलेज की बच्चे भी है। आप कैसे ये सब कर लेते हैं जब इतनी महंगाई का दौर है? आपकी वैसे रोज़गार से आमदनी कितनी होती है और ये जो नेक काविश है आपकी, इस पे कितना खर्चा आता है, कैसे मैनेज करते हैं? मैं इसके लिए मैं रात गया था, मजदूरी करता हूँ 24 घंटे में, 17 घंटे 18 घंटे में रिक्शा चलाता हूँ और मेरे पास तकरीबन 4-5 गाड़ियाँ हैं। एक रिक्शा और एक सुजुकी हम खुद चलाते हैं और जो दूसरी गाड़ी है वो और ड्राइवर के साथ है। उन ड्राइवर से हमारे साथ ये वादा किया है कि हमारे लिए एक ट्रिप सुबह करो और एक दोपहर को करो और फिर अपने लिए मजदूरी करो। और हम जो है वो हम इसके लिए हम खुद रात गए तक मजदूरी करते हैं। हम ज़्यादा ट्रिप करते हैं, तकरीबन सुबह बहुत ज़्यादा ट्रिप करते हैं और फिर दोपहर को भी बहुत ज़्यादा ट्रिप करते हैं। तो अरब शाह, आपको ख्याल कैसे आया कि मैं इस तरह बच्चों की मदद करूं, जो बच्चे हैं गरीब उनको उनके स्कूल्स तक मुफ्त लेके जाऊं? मेरी बहनें थे वो ट्रांसपोर्ट की वजह से महरूम रह गए थे, तो इसी वजह से मेरे दिल में ये जज्बा आ गया। मेरे बहनें थे बड़ी, उस वक्त मैं छोटा था, तो मेरी बहनें ट्रांसपोर्ट की वजह से स्कूल से महरूम रह गई थी। तो मैंने उस वक्त सोच लिया अगर मैं बड़ा हो गया तो इंशाल्लाह ये ट्रांसपोर्ट का जो बंदोबस्त है वो हल करूंगा। और फिर मैंने बड़ा हो गया और 10 साल पहले मैंने ये सर्विस शुरू किया। तो अरब ये बताइए कि आप किन इलाकों में सर्विस दे रहे हैं? जिन इलाकों में स्कूल दूर दराज हैं वहाँ पर आप बच्चियों को मुफ्त ये देते हैं ट्रांसपोर्ट की सहूलत? हाँ बिल्कुल, हमारे जो इलाके है वो उसमें स्कूल बहुत दूर है, हाई स्कूल भी बहुत दूर है, प्राइमरी स्कूल भी बहुत दूर है। अच्छा, तो ये आप किस तरह से डिसाइड करते हैं कि किसको देनी है या किसको नहीं देनी है? कोई भी आता है उसको आप सर्विस दे देते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि वो वाकई मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखता है या नहीं? हाँ बिल्कुल, वो पहले हमारे साथ राब्ते में है, फिर हम उसकी मालूमात करते हैं। इसमें ज़्यादातर जो लड़कियाँ हैं वो हमारे गाँव के हैं, लेकिन जब और गाँव की लड़कियाँ होती हैं ना तो उनके घर में जाता हूँ, उनका मालूमात करता हूँ, जो वो मुस्तहिक है तो फिर मैं उनको मुफ्त पिक एंड ड्रॉप देता हूँ। अच्छा, तो अरब ये बताएं कि ये बच्चियाँ या इनके वालिदैन खुद आपसे रब्ता करते हैं या आप खुद इनकी तलाश करते हैं? हाँ
मैं खुद भी उनकी तलाश करता हूँ, और जो वालिदैन हैं वो भी मेरे साथ अब मेरे पास आते हैं, और ज़्यादातर जो लड़कियाँ हैं ना वो खुद आते हैं मेरे पास कि हमें भी ले जाए करो, हमारी मालूमात करो, हम गरीब है, ट्रांसपोर्ट का फीस बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे अब ये बताएं, अब आपका मिशन क्या है? आपका टारगेट क्या है? आपका क्या मुस्तकबिल का प्लान है? इंशाल्लाह मेरा मकसद है कि मैं ये जो सर्विस है वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में पिला दूँ, और ख़ासकर पूरे पाकिस्तान में पिला दूँ अगर मेरे पास वसाइल आए, क्योंकि ज़्यादातर जो गरीब तलिबात है वो ट्रांसपोर्ट की फ़ीस की वजह से स्कूल से महरूम है, घरों में बैठे हुए हैं, और स्कूल की गाड़ी की फ़ीस बर्दाश्त नहीं कर अरब, सकते। जब आपने स्टार्ट में ये किया था कि मैं अब बच्चियों को मुफ्त पिक एंड ड्रॉप दूंगा, तो उस वक्त किन मुश्किलात का सामना आया था? लोगों ने आप पे ट्रस्ट कर लिया था फौरी तौर पर कि मुफ्त क्यों दे रहा है, क्या वजह है? बिल्कुल, पहले तो बहुत लोग ताने देते थे, मतलब लगता कि लड़का कैसे क्यों फ्री बच्चों को ले जाते हो, बहुत मसले थे। फिर जो वालिदैन थे वो गाँव के लोग थे, उनका मुझ पर भरोसा हो गया, और बच्चों की भी फिर मुझ पर भरोसा हो गया। अब मेरे साथ जो बच्चे हैं वो बहुत खुशी से जाती है, और जितनी भी लोग हैं मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। जिंदाबाद अरब शाह, मजीद कामयाब हों, आगे बढ़ें और इस तरह के बेहतरीन काम करें। हम चाहते हैं कि आप पर इस तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम चले, जो जितने भी एरियाज़ में ऐसे बच्चे हैं जो खुद ट्रांसपोर्ट की वजह से स्कूल, कॉलेजेस या तालीम से दूर रहते हैं, आप जैसे अरब शाह हर इलाके में, हर गांव में, हर शहर में पैदा होने चाहिए। अपडेट करेंगे आपको मईशत के हवाले से। तो FBI का नॉन फाइलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। FBI के तर्जुमान के मुताबिक अब तक नॉन फाइलर्स की 9000 से ज़ायद सिम्स बंद कर दी गई हैं। नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद करने का फैसला पार्लियामेंट का है और हुकूमत के फैसले पर हर हाल में अमल दरामद करना होगा। गुज़श्ता रोज़ टेलीफोन कंपनियों के साथ भी मीटिंग हुई और उनको सिम्स बंद करने के फैसले से आगाह कर दिया गया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद माहिर मईशत है डॉक्टर खाकान नजीब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, नॉन फाइलर्स के मोबाइल सिम्स अब बंद करने का फैसला कर लिया गया है, तो ये इस तरह मामला हल हो जाएगा? कोई भी एक चीज जो है वो किसी भी मसले को हल नहीं करती। पाकिस्तान FPR का जो टैक्स टू GDP रेशियो है वो तकरीबन 9% है। पूरे मुल्क का भी टैक्स टू GDP देखें तो वो 10.5 पौने 11 से ऊपर नहीं जाता। अब इंडिया का देखें तो ये शायद 18% के करीब है। पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर की नीड्स के, पाकिस्तान के NFC को जब हमने 2010 में किया, उसमें हमने ये बात कि हम इसको 2015 तक 15% पर ले जाएंगे। अगर ये फीसद का गैप आज भी फुलफिल कर दिया गया होता तो हम कहीं 5 अरब ज्यादा कलेक्ट करते ही कम बोरोइंग करते। अब इसके क्या मसाइल हैं? हमारी टैक्स बेस छोटी है, हम अपने टैक्स की बढ़ा नहीं सकते। हम रिटेलर्स को, होलसेलर्स को, छोटे कारोबारी तबकात को उसमें ला नहीं सकते। हम रियल एस्टेट को टैक्स में ला नहीं सके, कल्चर इनकम टैक्स को प्रॉपर्ली कर नहीं सके। उसका एक तरीका ये हम डेटा माइन करके हम उन लोगों तक पहुंचे। एक तरीका ये है कि हम उनके मोबाइल सिम्स बंद करें। ये दोनों तरीके इस्तेमाल करने सब इस तरह के इकदाम क्यों करने पड़ रहे हैं? जिस तरह भी आपने बोला, डेटा माइन करके लोगों तक पहुंचा जाए और फिर इस तरह के इकदाम करने पड़ते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्यों अवाम का एतमाद हासिल नहीं किया जा सकता? क्योंकि ज़्यादातर जो एक आम आदमी उसे पता ही नहीं है फाइलर कैसे होते हैं, होंगे तो उसके क्या फ़वाइद हैं। तो एक तो ये बात है कि मतलब ये कैटेगरी ही गलत है फाइलर और नॉन फाइलर की। क्या मैं आपको ये इजाज़त दे रहा हूँ कि आप ना अपना टैक्स का गोशवारा और आप काम करते रहिए, हम आपसे ज्यादा टैक्स देंगे? ये कैटेगरी ही गलत है। मैंने कैटेगोरिकली हमेशा कहा है कि देयर इज नथिंग एज फॉर नॉन फाइलर। एवरीवन इन द कंट्री जो स्ट्रीट लाइट इस्तेमाल करता है, जो पाकिस्तान डिफेंस इस्तेमाल करता है, उसने उस शेयर के मुताबिक जो उसने कमाई की है टैक्स भरना है। तो ये कैटेगरी ही खत्म कर देनी चाहिए। एवरीवन हैज टू फाइल, और जब वो फाइल ना करें तो जैसे आपने पूछा, फिर जो डेटा माइन करने के डेटा साइंटिस्ट हैं वो लाइए। हर चीज का एंड प्रॉब्लम तो देखिए ना, पाकिस्तान में गवर्नेंस का इशू है। अगर आप प्रोफेशनल ला के डेटा माइन नादरा का, ट्रैवल का, बिल्स का, गैस बिल्स का ये कोलेट करके ये अंदाजा लगा लें कि डॉक्टर खाकान ने ट्रैवल किए हैं, उनकी बिजली का क्या बिल आता है, उनका गैस का क्या बिल आता है, उनके क्या फीस जाती है, तो आप निकाल लेंगे ना कि उन्होंने पूरा टैक्स भरा है कि नहीं भरा। ये है मेहनत तलब काम। डॉक्टर साहब, वैसे एक और ट्रेंड है कि हमारे मुल्क के लोग जब पाकिस्तान में हैं तो सूरत हाल आपके सामने है, इन्हीं में से लोग बाहर भी जाते हैं, बाहर मूव करते हैं,
जब वहां पर सेटल डाउन होते हैं वहां पर तो हर तरह का टैक्स पे किया जाता है। तो उसका बड़ा आसान तरीका है, वो एक मूवी आपने देखी होगी, अल कपोन, एक माफिया था जी जी यूएस जी जी, में। बिल्कुल तो बिल्कुल। यूएस में वो उसको पकड़ने की कोशिश करते थे कि यार ये कत्ल भी होते हैं, ये सब कुछ जो भी माफियाज करते हैं, इन द एंड उसको उनके टैक्स निजाम में पकड़ा गया। बिल्कुल तो अगर ऐसे। आपके टैक्स निजाम भी वैसा ही हो जैसा कि मुझे है, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में काम करता था या जब मैं काम करता हूँ, तो मुझे उतना ही डर होता है, अगर इतना ही डर लोगों को पास में हो। और इसका दूसरी मतलब है कि बात, यहाँ पर ये रूल्स एंड मैं इसको रेगुलेशंस की फर्ज कमी है ना समझ, डॉक्टर साहब। अभी एक शख्स के या नाम मैं पर इसको चार अपना चार पांच फर्ज, पांच सिम्स हैं, अब वो एक सिम बंद होगी तो वो बाकी चला लेगा, या बाकी सारी बंद होंगी तो किसी और के नाम में निकलवा लेंगे। जरूर। और दूसरी बात यह है मैम कि मैं इसको अपना फर्ज समझूं, मैं बिजली की वो बत्ती इस्तेमाल करता हूं, और अगर मैं डिफेंस पाकिस्तान का यूज करता हूं, पाकिस्तान की पुलिस को यूज करता हूं, हेल्थ केयर भी कभी कभी यूज करता हूं, तो इसके लिए मैं जो पाकिस्तान में इनकम कमाता हूं पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक, ये तो हमने अपने बच्चों में, अपने में और अपने एल्डर्स में कभी इनकलकेट ही नहीं की चीज कि ये तो आपका एक तरह दुनियावी फरीजा है, जैसे हमारे दीनी फराइज होते हैं, ये दुनियावी है कि मैं अपने हिस्से का जो टैक्स बनता है, ताकि मेरे वो दोस्त, मेरी वो जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं उनकी मदद करूं, या पाकिस्तान को दुनिया के कर्जों के डॉक्टर तले साहब क्या दबाता ना समझते हैं जाऊं। और बेहतरीन वे आउट क्या है, किस तरह से ये मामलात बेहतर हो सकता है, बजाय ये कि सिम्स बंद की जाएं और आम जो आवाम है उसको तकलीफ पहुंचाई जाए, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है मोस्टली लोगों को कि फाइलर होना कैसे है, प्रोसेस क्या है। मैं इसका बड़ा सादा जो चीज है वो ये समझता हूँ कि आपको एफबीआर के निज़ाम को पहले इतना मुअस्सर बनाना है कि एक उसकी कैरेट भी हो, कैरेट्स है कि वो एक एफिशिएंट निज़ाम हो, सादा कागज हो और सादा तरह लोगों को निज़ाम में लाया जाए, उसकी कोई हरासमेंट का इशू जो है वो ना हो। इसको करने के एफबीआर की टॉप टियर टीम जो है उसको बिल्ड करना पड़ेगा, एक दिहाई का सोच। ये नहीं सोचें कि 10 साल में 12 एफबीआर के हेड्स चेंज कर दें, ऐसे दुनिया नहीं चलती। पाकिस्तान में एक छोटा सा घर नहीं ऐसे चल सकता, घर का एक सरबराह होता है, घर के हर एक किचन होते हैं। सरबराह अगर 1 साल का होगा तो क्या अपने बच्चों को पढ़ाएगा, क्या उनकी सेहत को डॉक्टर साहब अभी जैसे डेवलप्ड कंट्रीज की हम बात कर रहे थे, डेवलप्ड कंट्रीज की मिसाल दे रहे थे कि वहाँ पर लॉज चूंकि इतने स्ट्रिक्ट हैं और बाइंडिंग है हर शहरी पे कि वो अपना टैक्स बाकायदा तौर पर भरे, तो आपको क्या लगता है इसकी सिर्फ एक वजह कानून का सख्त होना ही है या फिर लोगों का हुकूमत पे भरोसा होना भी? ऑफ कोर्स ये दोनों वजह हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप बाहर काम करते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि जिस तरह की सेहत की फैसिलिटीज लोगों को मिलती हैं, जिस तरह का मसावी इंसाफ का निज़ाम है, ये सब चीज़ें प्ले आउट करती हैं। बट ये एक चिकन एंड एग वाली स्टोरी है। अगर पैसे जमा होंगे तो हम निज़ाम को भी ठीक करेंगे, ये भी अपनी जगह दुरुस्त बात है। लोगों को अपना फर्ज भी निभाना है। बट एफबीआर को एक मिसाली अदारा बनाने के लिए इन पाकिस्तान के सारे मसाइल का ताल्लुक मैनेजरियल इन नेचर है। आप एक चेयरपर्सन ना जो कि एफबीआर उस तरह चलाए अगले 5 साल के लिए, और मैं उसके साथ टारगेट्स की गैप्स को भरने के, पाकिस्तान के इनकम टैक्स में कितने लोगों को रजिस्टर करना है, कॉर्पोरेट टैक्स में कितने लोगों को रजिस्टर करना है, पाकिस्तान के टैक्स टू जीडी कैसे ठीक करना है, टैक्स की एग्जेम्पशंस कैसे उड़ानी है, मैं यही चीजें तय कर लूँ ना उस शख्स या उस खातून के साथ, और उसको कहूँ 5 साल में अपनी टीम बना, तो ये जो सारे फॉरेन एड मांगते फिर रहे हैं ना कि वो आएगा हमारे टैक्स के निजाम को देगा, तो वो आएगा डिजिटाइज करेगा, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। डॉक्टर साहब लास्ट में ये बता दीजिए कि एक आम शख्स है ना, एक आम शख्स को बहुत मसाइल हो रहे हैं कि हम फाइलर होने का तरीका क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हमारी चाहिए होंगी, पता नहीं कौन कौन से हमारे सांसें निकाल लेंगे और कल को हमें इसके असरात भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो एक तरीका बता दें आम आवाम के लिए कि फाइलर होने के फ़वाइद भी हैं और किस तरह से फाइलर हुआ जाता है।
ऑफ कोर्स फाइलर होना तो एक इज्जतदार चीज़ है कि मैं इस मुल्क में भरपूर हिस्सा लेता हूँ टैक्स फाइल करके। पहली दूसरी बात यह कि अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप एक अच्छा टैक्स कंसल्टेंट हायर करें जो सही। आपकी कर सके और इन सब चीज़ों को समझा सके। एफबीआर की हेल्पलाइन पे जाइए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, या कोई अपना दोस्त अजीज हो जो इन टैक्सेस को 10 कर रहा हो। बहुत से मेरे दोस्त मुझे फ़ोन करके अपना टैक्स का जो फाइल कर रहे होते हैं वो एक नज़ा देते हैं, तो मैं उनको एक एडवाइस दे देता हूँ कि इसको इस तरह कर लीजिए या ये मिसिंग रहेगी। सो ये सारे काम कीजिए और इसको एक फरीजा समझ के कीजिए। ये दुनियावी फ़ा है जिंदा रहने का। प्लस एफबीआर को भी अपनी तौर पे अपना वे ऑफ डूइंग थिंग्स बदलनी पड़ेगी। लीडरशिप को अपनी ये इस चीज से निकलना पड़ेगा हमें कि पाकिस्तान अभी तक इस चीज में फंस के आए कि समहाउ एक्सपीरियंस जो है, मतलब आपने 20-30 साल एक ही काम किया हो तो ये एक बड़ा तजर्बा। पाकिस्तान को इनोवेटिव लोगों की जरूरत है जी। हर एरिया में। इनोवेटिव लीडर्स चाहिए जो तौर तरीका बदल सके, ना कि उसी तरीके पे पाकिस्तान को। बिल्कुल दुरुस्त, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खकान नजीब साहब, आपने वक्त दिया सुनो पाकिस्तान को और टैक्स से मुतल्लिक अपना तज्जिया दे रहे थे कि किस तरह से हुकूमत इनोवेशन लाकर कलेक्शन को बेहतर कर सकते हैं। तो नाजरीन, अब पाकिस्तान की खूबसूरती की बात करेंगे। आज आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे, ये भी आपकी थिंग्स टू डू लिस्ट में होनी चाहिए, प्लेसेस टू विजिट की लिस्ट में होनी चाहिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर जहां अपने शानदार महल्ले वकू की वजह से मशहूर है, यहाँ पर बेपनाह खूबसूरती, लाजवाल हुस्न और दिलकशी में ये अपना कोई सानी नहीं रखता। ये वादी दुनिया भर के सयाहों के लिए ख़ास अहमियत रखती है। यहाँ के पहाड़ों में बिखरे सरसब्ज जंगलात, खुश जमाल वादियाँ, झरनों, दरियाओं के बेमिसाल और हैरान कुन कुदरती नज़ारे इस खित्ते के जन्नत नज़ीर होने की गवाही देते हैं। सतह समंदर से 12,000 फुट की बुलंदी पर वाक़े इंतहाई खूबसूरत और दिल फरेब झील रत्ती गली वादी नीलम के माथे का झूमर है। इसको झीलों की मलका भी कहा जाता है। ये दरअसल एल्पाइन बर्फानी झील है जो साल के 12 महीनों में से 9 महीने बर्फ में ढकी रहती है और महज 3 महीने के लिए अपना घूंघट उठाती है और उशाक को दर्शन देती है। इसके बेस कैंप का रास्ता अमूमन जुलाई के वस्त से अक्टूबर के वस्त तक खुला रहता है। वादी नीलम के बुलंद तरीन मकाम पर पहाड़ों के दामन में छुपे इस झील के कुदरती मनाजर, नीला शफाफ पानी, पहाड़ों का हुस्न और वहाँ मौजूद खूबसूरत रंग बिरंगे फूल पौधे कुदरत की कारीगरी का मुंह बोलता सबूत है। पहाड़ों से सिरकती बर्फ की बात अगर की जाए, सरसब्ज इलाका और कौसे खजा के रंगों में ढले खूबसूरत फूल सयाहों को सहर में मुब्तला कर देते हैं और लोग आते हैं, नज़ारा करते हैं, इसके हुस्न से आँखों को खीरा करते हैं। रत्ती गली में कुदरत ने सब्ज घास का जो खूबसूरत इम्तजाज बनाया है, बिछाया है, उसके क्या कहने हैं। इस पर नीले और जर्द रंग के, नारंगी रंगों के हम देख रहे हैं पानी भी हैं और झील के नीले पानी में इसने खूबसूरती बढ़ा दी है। इतने खूबसूरत मनाजिर हैं, आप देख भी सकते हैं, विजुअल्स भी आपको दिखाए जा रहे हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं कि कुदरत ने क्या खूबसूरत शाहकार बनाया है। मतलब नेचर का तो मुकाबला ही किसी चीज़ से नहीं है। पाकिस्तान की खूबसूरती का तो किसी चीज़ से मुकाबला नहीं है। और जिन महीनों का हमने बताया कि जिसमें यहाँ बर्फ नहीं होती है, क्या बात, उस टाइम पे तो मस्त जाना चाहिए इस जगह पे। ये उस टाइम के विजुअल्स भी हम देख सकते हैं। विजुअल्स कितने खूबसूरत हैं, ऐसा लगता है आप किसी और जहान में चले गए हैं। स्विट्जरलैंड से कम है, स्विट्जरलैंड से ऊपर है, स्विट्जरलैंड से खूबसूरत है ये जगह। पाकिस्तान हमारा एक एक कोना, अगर आप वहाँ पर जाएं, आप उसको एक्सप्लोर करें, आपको अंदाजा होगा कि कितना खूबसूरत मुल्क और परवरदिगार ने हमें अता किया है। शहरबानों को एक गुड न्यूज़ भी देते हैं अपने उन लोगों को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और जो प्लान कर रहे हैं कहीं पे टूर करने के लिए, और बिलखसूस जो नॉर्दर्न एरियाज का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ जाएं। 1 से 1.5 माह में, 1 से 1.5 माह में ये झील जो है ओपन होने वाली है, क्योंकि वैसे 9 महीने तो बर्फ से ढकी रहती है, ऊंचाई पर है, तो आप यहाँ जा सकते हैं। 1 से 1.5 महीने के बाद यहाँ का रास्ता खुल जाएगा। विजुअल्स आप देख सकते हैं, आप खुद डिसाइड करें। जरूर जाएं, जाकर आप हमें टैग भी करें पिक्चर्स बना पाकिस्तान को, और हम वो पिक्चर्स भी शेयर करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा हमें कि आप हमारी सजेस्ट की जगह पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर फिर एंजॉय करते हैं। दुआ भी किया करें हमारे लिए जाकर कि हम मजीद इस तरह से पाकिस्तान के लिए कोई काम कर सके। हम भी जाएं, आप कह रही हैं हमारे लिए दुआ करें कि हम भी जाएं। नहीं, हम पाकिस्तान के लिए कोई काम कर सके, पाकिस्तान की खूबसूरती पर बात कर सके, पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ हर शख्स को करना चाहिए अपने मुल्क के लिए। ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। अब खूबसूरती के बाद सेहत की बात कर लेते हैं। तो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं अजीम कि अक्सर लोग गैर ज़रूरी सोच और वहम का शिकार हो जाते हैं। हाथ धोते रहते हैं, कुछ चीज़ों में उनको ये महसूस होता है कि ये ठीक नहीं है, एक बार ठीक करते हैं, वापस जाते हैं, फिर ठीक करते हैं, और हम बारहा उनको देखते हैं, हम समझते हैं क्या हो रहा है, ये ठीक नहीं है। हाथ धोने वाला तो मैंने खुद बहुत लोगों को देखा है।
दरवाज़ा बंद करते हैं, लॉक करते हैं, तो दोबारा वापस आते हैं, कहते लगते हैं नहीं मैंने लॉक नहीं किया था, नहीं मैंने लॉक नहीं किया था। आप उनको 1000 दफ़ा समझाएं कि लॉक था, वो खुद जाकर देखेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे, कहीं जाकर उनको यकीन होगा। मतलब बेयकीनी की सूरत हाल है, खुद पर भरोसा नहीं हो पाता। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों में ऐसा इस वजह से होता है कि वो बहुत परफेक्शनिस्ट टाइप होते हैं, हर चीज में परफेक्शन होना और चीज़ है, बट परफेक्शन पर भी राजी ना होना और चीज़ है। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, ये मेरे ख्याल से बैक ऑफ द माइंड इनके ये परफेक्शन चल रही होती है। एक्चुअली में ये मामला है कि इससे पहले मैं और शायद भानु आपस में बहसें, हम क्यों ना किसी एक्सपर्ट की राय लेते हैं। बहस से मजे का वर्ड है वैसे। तो हम लोग बात कर लेते हैं। हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, रीहैब कंसल्टेंट हैं और डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर अफाफ मंसूर। डॉक्टर अफाफ, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम गुड। आप लोग कैसे हैं? ठीक वी आर गुड। डॉक्टर साहिबा, ये मैं और शहर बानो तो आर्ग्यू कर रहे थे इस बात के ऊपर कि ये क्या है, बहस रहे थे किस वजह से है। आप बताएं, रहनुमाई करें हमारी। अच्छा, ये होती क्या है ओसीडी? जी बिल्कुल। और क्या बोलते हैं? हाँ, ओसीडी ही बोलते हैं। ओसीडी पे बात करने से पहले या ये बीमारी क्या है इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम थोड़ी सी नॉर्मल साइकोलॉजी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है? जैसे अभी आप लोग भी बात कर रहे थे, इट्स वेरी नॉर्मल कि वी फील हमें साफ़ सुथरा रहना है। हम बाहर से आते हैं तो हम अपने हमें लगता है कि हाथों में जर्म्स होंगे, खाना खाने से पहले, चीज़ों को छूने से पहले हम हाथ धोते हैं। इस तरह से ये भी बड़ा नॉर्मल है कि हम घर से निकलते हुए चेक करें कि हमने डोर लॉक किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। एंड इट्स ऑल्सो वेरी नॉर्मल कि हम सोने से पहले घर के चेक कर लें कि ओवन बंद है कि नहीं बंद है, स्टोव बंद है या नहीं, खिड़कियाँ दरवाजे ताले वाले हमने बंद किए हुए कि नहीं किए हुए। इट्स वेरी नॉर्मल। एंड इफ आई से दैट वी चेक लाइक डबल चेक, तो इट्स ऑल्सो वेरी नॉर्मल। दिस इज ऑल्सो वेरी नॉर्मल। 2 दफ़ा चेक करना भी नॉर्मल है। इट्स वेरी नॉर्मल। मतलब आज बात होता है जैसे हम मल्टीटास्किंग में हैं, भाग दौड़ में होते हैं, हमें लगता है कि पता नहीं हमने किया कि नहीं किया और हम जाके उसको चेक करते हैं। इट्स नॉर्मल। लेकिन कोई चीज़ जब एक्सेसिव हो जाती है, और कितनी एक्सेसिव हो जाती है वो भी मैं भी बताऊंगी, तो फिर वो हम उसको ओसीडी में ले आते हैं। ओसीडी बेसिकली है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड इट्स अ वेरी सीरियस मेंटल इलनेस। इट्स नॉट लाइक दैट जो कि आप अभी थोड़ी सी बात भी कर रहे थे, वो समहाउ पर्सनैलिटी ट्रेट्स में आती हैं वो चीज़ें कि साफ़ सुथरा रहना या चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना या ऑर्डरिंग करना। लेकिन जो OCD है इट्स अ सीरियस मेंटल इलनेस, और इसमें 2 चीज़ें हैं जैसे कि ऑब्सेशंस हैं और कंपल्शंस हैं। ऑब्सेशंस का मतलब ये है कि आपको जो पेशेंट है उसको रिपीटेड थॉट्स आ सकते हैं, वो रिपीटेड कोई अर्जेस हो सकती हैं, रिपीटेड कोई एक्शंस हो सकते हैं जो उनको फिर परफॉर्म करने के लिए करता है, यानी वो ख्यालात हो सकते हैं, मेंटल इमेजेस हो सकते हैं। और ज़्यादातर जो कॉमन ऑब्सेशंस हैं इसके लिए उसमें मोस्टली फियर्स होते हैं, लाइक फियर ऑफ कंटामिनेशन, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। अच्छा, OCD ख्यालात का आना भी है? बिल्कुल, ख्यालात हैं ना, थॉट्स हैं, थॉट्स हो सकते हैं। और थॉट्स किस तरह के होंगे, यानी वो फियर से रिलेटेड होते हैं ज़्यादातर। ये तो नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल, वो फियर किसी को लूज़ करने का हो सकता है, किसी चीज़ को। फियर जो है वो मिसकम्युनिकेशन का हो सकता है, फियर कंटामिनेशन का हो सकता है। आपको ये ख्याल आ सकता है कि पता नहीं मैंने ये काम किया कि नहीं किया। यानी हम इसको आमतौर पे कहते हैं कि जो OCD से मुतासिर लोग होते हैं वो काउंटर्स होते हैं, चेकर्स होते हैं, डूअर्स होते हैं, यानी बार बार चीज़ों को रिपीट करना। अब कंटेमिनेशन इज़ वेरी कॉमन। जैसे आपने कहा कि हाथ धोना, नहीं, इसकी मैं बताती हूँ कि सबको होता है। मतलब हाथ, जैसे मैंने कहा कि इट्स वेरी नॉर्मल कि हमने हाथ धोने हैं, ठीक है, सभी इसका चीज़ का ख्याल रखते हैं। लेकिन जो इसकी डायग्नोस्टिक मैनुअल है उसके मुताबिक आप कोई भी वो ऑब्सेशन इस तरह से उसको परफॉर्म कर रहे हो, उसके लिए जो आगे फिर कंपल्शंस आती हैं, यानी जब आपको ऑब्सेशन आता है, थॉट आता है, तो उसको कवर करने के लिए आप कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कंटामिनेशन का है, इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल। कंटामिनेशन का मतलब ये कि मुझे कोई जर्म्स लग गए हैं, हर वक्त आपके इर्द गिर्द कोई जर्म्स फिर रहे हैं, ठीक है, आप कोई काम नहीं कर पाते। अब उसको आपने रिलीव करने के लिए आप हाथ धोते हैं बार बार, या आप नहाते हैं, या आप कपड़े बदलते हैं, तो दिस इज कंपल्शन फॉर दैट पर्सन। यानी उसने कंपल्शन कर लिया अपने ऊपर कि मुझे ये करना है। अब वो कितनी दफ़ा करता है, लाइक वो कंपल्शन अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा दिन में कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यू आर सफरिंग विद OCD। फॉर एग्जाम्पल, आप हाथ धोते हैं, आपको कितना टाइम लगता है हाथ धोने में? फ्यू सेकंड्स लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 मिनट लगता होगा। वजह से टीवी में एड्स भी चलते हैं, हाथ धोते जाओ, धोते जाओ, ठीक है। ठीक है, मुश्किल से कोई बिल्कुल, धोता है 30 ठीक है। अगर आप इसको टोटल डे में कर लें तो आप मैक्सिमम 4 to 5 मिनट्स आपके इन 24 आवर्स होंगे टू वॉशिंग हैंड्स एंड योर फेस।
लेकिन ये लोग 1 से 1.5 घंटा उस काम पे लगाते हैं। My God. फॉर एग्जाम्पल इफ़ दे आर गोइंग टू टेक शावर, तो ये लोग शावर में 1.5-2 घंटा लगा देते हैं कि साफ़ करने में कि हमारे जम्स उतर गए हैं कि नहीं उतर गए। जो ख़वातीन घरों में जिनके साथ ये मसला हो सकता है, तो मुझे किचन लगता है में मर्दों काम में नहीं कर ज़्यादा ही है। पाती हैं मुझे लगता है वो, मर्दों में उन्होंने ज़्यादा मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे आटा गूंदना एक बड़ा कॉमन होता है। मेरे पास पेशेंट एक आई है, वो कहती है मैं आटा नहीं गूंद सकती, मैं उससे पहले पता नहीं 25 दफ़ा हाथ धोती हूँ कि मेरे हाथ जो हैं उनमें कोई जर्म तो नहीं लगे हुए। पाँव में धोती हूँ, मैं बाहर गई हूँ तो जूता मैंने पहना है तो मैं पाँव धोती हूँ, और वो इतना धोती हूँ मेरे पाँव पे जख्म हो चुके हैं, जाहिर है वॉश कर करके। सो दिस इज दैट। तो आप लोग वो जो अभी कह रहे थे हमें भी ओसीडी है, हमें भी ओसीडी, इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छा। ठीक है, ओसीडी इज अ सीरियस मेंटल इलनेस। इसमें यानी आप इतनी हद तक चीज़ों को ले जाते हैं कि आप अपनी नुकसान नॉर्मल करना लाइफ शुरू जो है ना कर वो डॉक्टर, गुजार जो नहीं हम पाते। कहते हैं कि ये बेडशीट ठीक नहीं है तो ये खराब हुई है, शूज जो हैं वो अगर सही तरीके से नहीं पड़े हुए, चीजें जो हैं वो अगर एक्यूरेट नहीं है, अलमारी के अंदर Organized कपड़े नहीं नहीं है, है। ऑर्गेनाइज नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये ओसीडी नहीं है नो जिसको हम नो, इट्स अ नॉर्मल ज़बान में पर्सनालिटी कहते हैं। ट्रेट। Okay. ये बिल्कुल पर्सनालिटी ट्रेट है। देखें, अगर तो आपको वो, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि वो चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में इतना टाइम लगता है कि आप ये भी भूल जाते हो कि मैं मैंने क्या अपने करूं? ऑफिस पहुंचना था। ठीक है, और आप कहेंगे नहीं ये काम मैंने किया तो मैं अगला स्टेप नहीं ले सकता। ये भी मान ठीक है, यानी आपकी डेली लिविंग जो है ना वो उससे मुतासिर हो मुतासिर होना शुरू हो जाती है। आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं तो आप जाहिर है जब तक आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होंगी आप काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक तो कॉमन है ना कि ठीक है अब थोड़ी बहुत सेटिंग कर ली, इट्स ओके, उसके बाद अपनी तरतीब से काम जो शुरू कर नॉर्मल देते एक हैं। प्रेजेंटेबल तरीका है वो इसीलिए बिल्कुल मैंने पहले नॉर्मल साइकोलॉजी से स्टार्ट किया कि हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन होनी चाहिए कि व्हाट इज़ नॉर्मल। ओके, It's ये तो not आज like आपने मेरा that. बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। मुझे लगता था कि मुझे ओसीडी है। डॉक्टर साहब अब इसका हल भी बता दें, जिनको ओसीडी है वो क्या करें? इसका हल जो है वो 2 चीज़ों से होता है। देखिए, अगर तो बहुत मामूली लेवल पे ओसीडी है तो उसको जो है, बल्कि आप ये कह लें कि मोर देन 60-70% जो ओसीडी के पेशेंट्स होते हैं वो साइकोथेरेपी से ट्रीट हो जाते हैं। और अगर साइकोथेरेपी काफ़ी नहीं है उसके लिए तो फिर मेडिकेशन पे जाना पड़ता है। मतलब बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं वो? देखिए, परफेक्ट नहीं हम कह सकते, परफेक्शन तो फिर वही बात है कि हम फिर एक ओसीडी की टाइप आ जाती है या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की आ जाती है, नॉर्मल लाइफ गुजारना जिसको कहते हैं। तो मोर देन 70-80% जो पेशेंट्स होते हैं ओसीडी के वो ट्रीटमेंट के साथ यानी साइकोथेरेपी के साथ और मेडिकेशन के साथ बहुत हद तक अपनी लाइफ जो है वो नॉर्मल गुजार लेते हैं। अच्छा, इसका ऑनसेट भी जो है वो लेट टीन एज या अर्ली एडल्टहुड में होता है। यानी जैसे आप कोई 15-16 साल की उम्र में जाते हैं उससे लेके तो लाइक 20-23 ईयर्स में ये चीज़ जाहिर होना शुरू हो जाती है। यानी बच्चे में भी ये चीज़ें नहीं होती हैं, ना ही लेटर स्टेज पे होती हैं। मैं ये इसलिए स्पेसिफाई कर रही हूँ कि आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें। ऑनसेट ऑफ एनी डिसऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई ऑनसेट किस वक्त पे हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर लोग जो है ना वो मिसकंसेप्शंस कर लेते हैं, कोई और मसला हुआ होता है लेकिन उसके साथ उसको रिलेट कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, अगर समझ आ रही है कि मुझे मेरे अंदर या मेरे इर्द गिर्द मेरे फैमिली मेम्बर के अंदर ये इशू हो रहा है कि वो ज़्यादा टाइम लगा रहा है हाथ धोते हुए, वॉशरूम जाते हुए, तो फिर सबसे पहला क्या अलाई है अमल है जो हमें करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए उसकी कुछ इंडिकेटर्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि वो एक्शंस जो परफॉर्म करता है जो आपको लगता है कि वो नॉर्मल नहीं है। यानी कोई भी चीज़ जब नॉर्मल नहीं होती तो उसे सबसे पहले घर वाले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सही, ठीक है, यानी आपको अगर हाथ धोने की आदत है या आपको चीज़ें ऑर्गेनाइज करने की आदत है, नॉर्मली आप करते हैं वो, दैट इज़ ओके। लेकिन अगर अजीम बहुत एक्सेसिवली बार बार अपना कप इधर उठा के रखता है, अपना मोबाइल इधर रखता है, ये करता है, तो यहाँ पे जितने ये लोग खड़े हुए हैं सब नोटिस करेंगे। ठीक है, ये नोटिस कर लेंगे। यानी कोई भी चीज़ जो है ना वो अपीयर होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप नोटिस करें कि अगर वाकई कोई ऐसी डिफरेंट एक्शन वो परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, इसमें और भी तरह की चीज़ें आती हैं, कंपल्शंस में बाज़ का टिक्स भी आ जाते हैं। वो आपने देखा होगा लोग अपने ये शोल्डर्स वो श्रेड करते हैं, इस तरह से करते हैं। ठीक है, इस तरह से नोज टेप करना नहीं, अच्छा वो एक नॉर्मल ना, कुछ इतना नहीं है, लेकिन वो उनको करने के लिए बाज़ का तो इतना रिपीटेड, यानी आंख की कोई मूवमेंट ऐसी होती है, चेहरे की मूवमेंट, बिल्कुल चेहरे की मूवमेंट को ऐसी डिफरेंट होती है जो बार बार वो करते हैं और इतना करते हैं कि वो विजिबल होना शुरू हो जाती है। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन नजर आती है, अपने आप से बातें भी करते हैं कुछ लोग, यस, टू सम एक्सटेंट कर सकते हैं, लेकिन मतलब वो कोई साइन हो सकता है, कोई सिग्नल हो सकता है, यानी उसको उन्होंने किसी ना किसी तरह से कवर करना है, जो उनके माइंड में थॉट चल रही है उसको कवर करने के लिए मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है कि नहीं डिसऑर्डर है कि नहीं, मैं क्लियर करना चाहती हूँ, इसी में आता है कि नहीं, कि वो बात कर रहे हैं और बात करने के बाद वो अपने मुंह के अंदर वही बात दोबारा से रिपीट करते हैं। यस, दिस इज समथिंग डिफरेंट, साइकोलॉजिकल ये इशू है कोई, लेकिन ऑफ कोर्स इसकी कई और रीजंस भी हो सकती हैं, हम इसको सिर्फ इसके साथ रिलेट नहीं कर सकते। सो अभी जब हम बात कर रहे थे कि हमने इसको कैसे फिर मैनेज कैसे करना है ना, या आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो एक तो ये है कि वो विजिबल फ़ौरन हो जाएगा, घर वालों को पता चल जाए कि मसला है, तो फौरी तौर पे फिर आपको जो है ना वो कंसल्ट करने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको डिफरेंट लग रही है और आपके नॉर्मल लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब करती है, यानी बच्चा है, अगर वो बच्चा तो नहीं है, यानी कॉलेज जाने की उम्र में शुरू होती है,
तो वो कॉलेज जाने के लिए अपनी चीज़ों को, टाइम को मैनेज नहीं कर पाता, अपनी स्टडीज़ नहीं कर पाता। बाज़ औक़ात ऐसे लोग हैं जो किताबों को हाथ नहीं लगा पाते, सिर्फ इस वजह से कि उसमें कंटामिनेशन हो सकती है। यानी इतनी सीवियर चीज़ें हैं। पिछले दिनों मैं एक फ्रेंड के घर गई तो उसने कहा कि आप माइंड ना कीजिएगा अगर मेरी वालदा आपसे ना मिले तो। अब ज़ाहिर आई एम अ डॉक्टर, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन वो क्या है कि आप हाथ मिला, हमारा एक बड़ा सोशल नॉर्म्स है कि हमने हाथ मिलाना है, हमने गले लगना है। जब तक हम नहीं लगते तो हमें लगता है कि हमने वार्म वेलकम नहीं किया ना किसी को। तो शी डिस्क्राइब्ड कि वो ऐसा नहीं करेंगी ना, क्योंकि अगर कोई हमारे घर में आता है ऐसे करता है तो वो फ़ौरन उठती हैं, जाती हैं, चेंज करती हैं। मतलब देखें कि आपकी ज़िंदगी कितनी हद तक जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आप अपने बच्चों के साथ कंफर्टेबल नहीं है, आप अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा, ये बुजुर्गों में मैंने ज़्यादा देखा है कि 60 क्रॉस करने के बाद ना, जब उनके घर में कोई आता है तो जाने के बाद वो सारा धोना शुरू कर देते हैं, उन चीज़ों को साफ करना शुरू कर देते हैं, अपने बेड को चेंज करते हैं। ये तो मैंने भी अपने सामने 1-2 बुजुर्ग को देखा है। हाँ, मतलब ये सब बुजुर्ग, हम इसको मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते कि सब बुजुर्ग ऐसे करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो है वो बुजुर्ग भी कर सकते हैं और वो यंग लोगों में भी ये डिसऑर्डर ही है। बिल्कुल ये डिसऑर्डर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और अच्छी बात ये है कि इसका इलाज है और आपने घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। अगर किसी को इस तरह के कोई मसाइल का सामना है वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और आप एक अच्छी और हेल्दी और एक और चीज़, अगर छोटी छोटी चीज़ें जो आप चाहते हैं कि वो प्रेजेंटेबल हो, वो मतलब सेट हो आपके घर में, तो वो OCD नहीं है। हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी कहते हैं कि ये सब कुछ मसला हो रहा है तो ये OCD है। ये शख्स जो है ना OCD का शिकार है, ऐसा नहीं है। ये तो आज मुझे क्लियर हो गया। नाजरीन, बात करते हैं पाकिस्तान के रूहानी और इस्लामी पहलुओं की। तो दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान पहला मुल्क है जो इस्लाम और सिर्फ इस्लाम के नाम पर वजूद में आया। क़याम पाकिस्तान के लिए जो सियासी सतह पर जिद्दोजहद हुई वो सिर्फ इस्लाम के नाम से हुई। मुत्तहिदा हिंदुस्तान, तमाम मुसलमानों को इकट्ठा किया गया और ये नारा लगाया गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। चाहिए तो ये था कि अब इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम और निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज होता, मगर वक्त के साथ साथ हम इस रास्ते से हट गए और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि 76 साल गुजरने के बावजूद यहाँ इस्लामी निज़ाम नाफिज नहीं हो सका। गुज़िश्ता कुछ बरसों से हम पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर फलाही रियासत बनाने की बातें सुन रहे हैं, मगर अमली तौर पर इस हवाले से कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तान में रियासत मदीना के मॉडल को कैसे नाफिज किया जा सकता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मजहबी स्कॉलर हैं डॉक्टर उमर रियाज अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फिर पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि किस तरह से ये मॉडल हम नाफिज कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, रियासत मदीना की बात करते हैं तो उसमें 2 बुनियादी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन है और एक उसका एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज़्म है। कॉन्स्टिट्यूशन 1 हिजरी को 622 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जिसे मिसाक मदीना कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना। उसके 63 आर्टिकल्स हैं और वो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ह्यूमन हिस्ट्री का। आज हम जदीद दौर में कहते हैं कि अमेरिकन जो लॉ है वो 7000 वर्ड्स पे मुश्तमिल है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना सबसे ब्रीफ है, 730 वर्ड्स हैं इसके। और इसमें जो मेन फोकस है इंक्लूसिव सोसाइटी की बात की गई है। आज पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात होती है, हम कहते हैं कोई एतराज़ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जो बनी औफ थे, यहूदी ट्राइब्स थे, सबको कहा कि आपकी एंटिटी और आपकी प्रोटेक्शन, आपकी लाइफ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, सिटीज़नशिप जो राइट है उसमें आप इक्वल हैं। तो इक्वल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और ये पहला ग्लोबल ऑर्डर था जिसने इंसानियत को रिट्रीब्यूटिव जस्टिस पे, इक्वालिटी पे, एम्पैथी पे, इन चीज़ों पे इकट्ठा किया। और बाद में जाके 1215 में जो किंग जॉन है उसने मैग्ना कार्टा दिया, जो सारा कॉपी पेस्ट है मिसाक मदीना से। तो हमें मिसाक मदीना को दस्तूर बना लेना चाहिए, उसके अंदर जितने आर्टिकल्स हैं वो यहाँ इन्फोर्स कर दें तो आपकी एक रियासत मदीना की कॉन्स्टिट्यूशनल एक मूवमेंट बन सकती है। तो उमर रियाज साहब, क्यों नहीं ऐसा हो रहा? फिर सोल्यूशन तो बहुत आसान है। देखिए, इसमें स्टेटस को इशराफिया आपका है, क्योंकि रियासत मदीना में फ़ौज ज़फ़र मौज नहीं होती वज़ीरों की, उसमें ये नहीं होता अमीर गरीब का फ़र्क, उसमें ये नहीं होता कि 3 नस्लें गुजर जाएं, बंदा मर जाए फिर अदालत तलब करे कि केस दोबारा चलाया जाए, पता चले कि उसकी तो हड्डियां भी गल सड़ गई हैं। रियासत मदीना में फ्री एंड फेयर ट्रायल होता था। रियासत मदीना में सैयदना उमर फ़ारूक से एक कमीज़ के बारे में पूछा जा सकता था। हज़रत अली काजी की अदालत में अपनी ज़रा के लिए जवाबदेह होते थे। रियासत मदीना में तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी थी, अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं था। हैव और हैव नॉट को आप वसल्लम ने मौक़ात डिक्लेरेशन के ज़रिए एक सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर के ज़रिए इकट्ठा कर दिया था। यहाँ पे तो ये है कि टैक्स गरीब देता है और छुट्टियाँ मनाने वज़रा उनके मुशीर जाते हैं।
तो ये सबसे बड़ा खतरा स्टेटस को है। स्टेटस को नकेल डालनी पड़ेगी, कहीं से शुरू करना पड़ेगा, ताकि जो पाकिस्तान के जो यहाँ अवाम पर है तो हम उनको देखते हैं रिलीफ मिले। कि जब आते हैं हुक्मरान बनकर और बड़े बड़े दावे और वादे करके लेके आते हैं, लेकिन उसके बाद आते ही अपने खजाने भरना शुरू कर देते हैं, लग्जूरियस गाड़ियों में सफ़र करते हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए होते हैं, बड़े बड़े घर लेते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस शुरू करते हैं, बाद में लीक्स भी निकल आते हैं कि कहाँ कहाँ मुल्क से बाहर और मुल्क में ये सारी जायदादें हैं। तो आपको लगता है कि इस सारे निज़ाम में ये वाला मॉडल कभी भी नाफिज हो सकेगा पाकिस्तान में? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखें, गार्ड्स की प्रोटोकॉल की उससे ज़रूरत होती है जो जस्टिस नहीं करता। सईदना उमर से किसी ने पूछा आप ज़मीन पे लेटे हैं तो आपको मुहाफिजों की ज़रूरत नहीं। फरमाया जब तक मैं ज़मीन पे इंसाफ करता हूँ मुझे अल्लाह के अलावा किसी का खौफ नहीं है। खौफ उसको होता है, खौफ चोरों को, डाकुओं को होता है, लुटेरों को होता है जो आवाम के खून पसीने की कमाई निचोड़ते हैं। आज तो एक लिफाफे पे भी टैक्स है, आप कोई बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ खरीदते हैं उस पर भी टैक्स है, सिर्फ सांस लेने पे टैक्स बाकी रह गया है। तो ये हुक्मरानों की अय्याशियों ने इस मुल्क को इस सतह पर पहुंचा है और ये खौफजदा हैं कि अगर इस्लामी सदाएं यहाँ पे आ जाएं, जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, डिवाइन लॉ वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया, इनकी दुकानदारी, इनकी फैमिली, अय्याशियाँ, स्कॉलरशिप सब खत्म हो जाएगा। तो इन्हें पता है कि ये पाकिस्तान छुट्टियां मनाने आते हैं, बिजनेस करने आते हैं, इनकी सारी बिजनेस एम्पायर तो दुनिया में खड़ी है। इनको रियासत मदीना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना के एक आर्टिकल का नहीं पता, जिनको लेजिस्लेशन के स्पेलिंग का नहीं पता, वो इस मुल्क पे क्या करेंगे? खुदा का खौफ करें। पाकिस्तान को एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना है तो मदीना मॉडल और खिलाफा मॉडल जो तकमील पाकिस्तान की हमने मूवमेंट शुरू की है उसको आगे लाना होगा ताकि ये डिस्पैरिटी खत्म हो। लीडरशिप तो आवाम से ही उठती है डॉक्टर साहब, तो फिर क्या लगता है कि कौमी सतह पर एक तरबियत की ज़रूरत है? जी, हम थिंक टैंक बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल लीडरशिप है हमारे अंदर। यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हुए एमफिल पीएचडी स्कॉलर्स हैं, इंस्टीट्यूशन के अंदर बैठे हैं, उनको कौमी धारे में नहीं लाया जाता। मैं बताता हूँ, ऐसे ऐसे लोग जिनकी 10-10 कंपाइलेशन है, जो पाकिस्तान को फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ आगे लेके जाना चाहते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक तकमील पाकिस्तान मुहिम शुरू की है हमने, और उस पर हमारे बहुत समाजी जो है एक शख्सियत साद नज़ीर साहब उसको लीड कर रहे हैं, और वो विजन हमारा वही है खिलाफा मॉडल का, वो मदीना मॉडल का इस पाकिस्तान में इन्फोर्स करना। उसका पहला फेज़ हमने उम्मत मुस्लिमा की यूनिटी के लिए एक अलक्सा जो है वो म्यूज़ियम भी शुरू कर दिया, और फ़लस्तीन यूनिवर्सिटी का इंशाल्लाह क़याम भी होगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ा इक़दाम किया जा रहा है यकीनन। तो आप समझते हैं कि इस तरह हर प्लेटफॉर्म से कोई ना कोई शख्स उठना चाहिए, मुतवसत तबके से भी लोगों को आगे आना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए अपने हक़ के लिए, तो ही हमें हमारा हक़ मिलेगा? देखिए, शमा से शमा जलती है। तकमील पाकिस्तान मूवमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ़लस्तीन और गज़ा के कॉज के लिए 7 कॉन्फ्रेंसेस करवाई हैं। यूथ को हम इंगेज कर रहे हैं, यूथ इज़ द एसेट ऑफ पाकिस्तान, और वो फ्यूचर है हमारा। उनके लिए ट्रेनिंग कोर्स, वर्कशॉप्स, अभी हम यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं इंशाल्लाह। सिर्फ गज़ा नहीं, फ़लस्तीन यूथ को उजागर करने की कितनी ज़रूरत है अब्बासी साहब? जी, रीढ़ की हड्डी है यूथ, हमारा फ्यूचर है, एसेट है। और वो पाकिस्तानी जिनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, हम उनको इंटर्नशिप्स की तरफ ला रहे हैं, उनकी रिसर्च को कौमी धारे में शामिल करेंगे, पॉलिसी मेकिंग में करेंगे। और साद नज़ीर साहब एक ऐसी शख्सियत है कि उनके वीएन में इंशाअल्लाह ताला हमें जोग दर जोग नौजवान ज्वाइन भी कर रहे हैं, राब्ता भी कर रहे हैं, और ये मूवमेंट तकमील पाकिस्तान में इंशाअल्लाह रियासत मदीना मॉडल को इन्फोर्स करने के लिए हत्तुल वसा कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत बात आपने की, और नो डाउट ये सोल्यूशन है, और सबको पता है कि ऐसा एक निज़ाम होना चाहिए कि जो खुदकार सिस्टम हो, जिसके वजह से मुल्क बेहतर अंदाज में चले। बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन बात यह है कि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इसकी एक बड़े पैमाने पर कैसे मुमकिन हो पाएगी? ये कितनी दहाइयों पर मुहित एक प्लान है, ये कोई जल्द हमें सोल्यूशन देगा? कितनी देर में इसके रिजल्ट्स आएंगे? और फिर जब ऐसा मुल्क के जहाँ पे हमें मईशत चलाने के लिए बैरूनी कर्ज़ों पर रिलाय करना है, तो वहाँ पर इंटरनेशनल जो इन्फ्लुएंस है उससे बचते हुए कैसे ये सारा निज़ाम चलेगा? देखिए, हमारे पास प्लान ए, बी, सी तीनों पे वर्किंग हो रही है। मैं खुद रिसर्च का ये जो तकमील पाकिस्तान प्रोजेक्ट को देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रियासत मदीना मॉडल हमारा मुकम्मल हो गया है। पाकिस्तान में कैसे इन्फोर्स होगा, मैं खुल के नाजरीन को कहता हूँ। आप सल्लम हेड ऑफ स्टेट थे, मिलिट्री इक्विप्ड भी थे, वेल इक्विप्ड थे, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ भी थी। पाकिस्तान में वो शख्स होना चाहिए जो अस्करी उमूर का माहिर हो, विजनरी लीडर हो, फॉरेन पॉलिसी को समझता हो, एडमिनिस्ट्रेशन को समझता हो। अल्हम्दुलिल्लाह आपके आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर एक ऐसी शख्सियत हैं जो कुरान फहमी भी रखते हैं। जो मैंने
मैंने ऐसा सोल्जर पहला देखा है कि जो अपने सोल्जर्स को जब बॉर्डर पे जाता है तो कुरानिक वर्सेस कोट करता है, कुरान का वीएन कम्युनिकेट करता है और यूथ को मैसेज देता है कि कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ें। ऐसा शख्स हमें चाहिए। उसकी रोशनी में एक उनकी शुरा और 10 रुकनी, नीचे गवर्नर्स का बीडी सिस्टम ऑपरेट करें और ये फौज जफर मौज वजीरों मुशीरों की ब्यूरोक्रेट्स की खत्म करें, आपके अखराजात भी खत्म हो, रियासत मदीना मामला मॉडल की बेहतर तरफ होंगे अगर जाएं। इसी तरह सोचते रहे और बढ़कर काम करते रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर अब्बासी साहब थे और बेहतरीन उन्होंने मॉडल के हवाले से बताया कि पाकिस्तान में रियासत मदीना नाफिज करने के लिए हम सबको शमा जलानी होगी। आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।